हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री अम्ल भस्म तथा लवण, तो इसके हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जो कर रहा है कि 3 खनिज अम्लों के सूत्र लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा HNO3, दूसरा जगह H2SO4 और तीसरा जगह H2CO3, जो कि 3 अम्ल के सूत्र लिखना था। तो यहाँ पे हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक कार्बनिक अम्ल का सूत्र लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा H2CO3। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एस्टिक अम्ल। सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पे एस्टिक अम्ल हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बैटरिक अम्ल क्या है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका उपयोग मोटर गाड़ी के बैटरी में बैटरिक अम्ल के रूप में होता है। यानी कि बैटरिक अम्ल क्या है। तो बैटरिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जिसका उपयोग जिसमें सिरका सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है और इसका उपयोग मोटर गाड़ी में बैटरी के रूप में किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया भस्म की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं हम 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य लवण, अम्लीय लवण तथा भास्मिक लवण के एक एक उदाहरण दे। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सामान्य लवण, अम्लीय लवण, भास्मिक लवण का एक एक उदाहरण देना था। तो यहाँ पे हम लोग 2-3 उदाहरण दे दिए हैं। तो सामान्य लवण का हो जाएगा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, और दूसरा KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, और फिर हो जाएगा Na2SO4 KNO3। फिर अम्लीय लवण का उदाहरण हो जाएगा NaHSO4 और दूसरा उदाहरण हो जाएगा Na2HPO4। भास्मिक लवण का उदाहरण हो जाएगा Pb ग्रुप OHNO3। फिर हो जाएगा दूसरा यहाँ पे कि Ba ग्रुप OHCl यानी कि जो घेरा हुआ रहता है उसको ग्रुप बोलते हैं दोनों तरफ से। तीसरा इसका उदाहरण हो जाएगा BiOH ग्रुप 2Cl। तो आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग लिख भी लीजिएगा। तो अब चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि CO2 का जलीय विलयन अम्लीय होता है या भास्मिक। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि CO2 का जलीय विलयन कैसा होता है। तो अम्लीय होता है। अब चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर कौन सी गैस निकलती है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, जब देखिए यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 और जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl यानी कि जब इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2HCl लगा दिया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कौन सा गैस बन रहा है। तो Na2Cl2 हो गया। यहाँ पे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है और जल बन रहा है H2O। तो यहाँ पे आप लोग सीधा इसका आंसर लिख देंगे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि NH4Cl के जलीय विलयन का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, चूँकि NH4Cl यह एक अमोनिया क्लोराइड है जिसका pH मान 7 से कम होता है। यानी कि pH मान 7 से कम किसका होता है। तो अम्ल का होता है। तो अम्ल है जो कि क्या करता है, यानी कि इसके जलीय विलयन में लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अम्ल है जो कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या करता है, अम्ल है जो कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो आपको यहाँ पे यही लिखना है कि अम्ल है जो कि इसका प्रभाव यह पड़ेगा कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा।
आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग लिख भी लीजिएगा। तो अब चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि गृह निर्मित किन्हीं दो सूचकों के नाम बताइए। तो है ये यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हल्दी हो जाएगा, लाल गोभी का पत्ता, चुकंदर, जो कि ये सभी यानी कि अपने घरों में ही पाया जाता है। और साबुन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ये है जो कि ये सभी अम्ल और क्षार की पहचान कराने में मदद करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग लिख लीजिएगा। तो अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि दो रंगीन पदार्थों यानी कि सूचकों के नाम बताएं जो किसी अज्ञात द्रव के क्षारीय व अम्लीय प्रकृति बताने में सक्षम हो। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो दो सूचकों का नाम हो जाएगा, पहला हो जाएगा फिनोल्फेथिलीन और दूसरा हो जाएगा मेथिल ऑरेंज। क्या? तो मेथिल ऑरेंज। तो आप लोग लिख लीजिएगा। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षार के लवण में धात्विक आयन नहीं होते। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका अनुसूत्र होता है NH4OH। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करें। तो आइए यहाँ पे इसका पूरा करते हैं यानी कि समीकरण। तो देखिए यहाँ पे Zn+H2SO4 यानी कि जस्ता जो हाइड्रोजन सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे इसको विस्थापित करके ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट बना रहा है। यहाँ पे H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है, जो कि वायुमंडल में जा रहा है H2 बनकर। फिर दूसरा समीकरण Fe+2HCl। तो यहाँ पे देखिए Fe एगो है, यहाँ पे Fe से संतुलित हो गया और Cl2 दूगो है यानी कि Cl2 यहाँ पे दो हाइड्रोजन दूगो बची है। तो यहाँ पे H2 यानी कि दोनों अभिक्रिया जब कर रहा है यहाँ पे, तो दोनों के लास्ट में यानी कि हाइड्रोजन गैस बनकर वायुमंडल में जा रहा है। तो आप लोग समीकरण को नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है यदि विलयन का pH मान 3 है तो विलयन की प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि विलयन का यदि किसी विलयन का pH मान 7 से कम होता है तो वह किसका होता है, तो अम्लीय होता है। तो यहाँ पे pH मान कितना है, 3 है। तो 3 का भी प्रकृति कैसा होगा, तो यह भी अम्लीय होगा। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि pH मान 6 तथा pH मान 2 वाले विलयन में अधिक अम्लीय कौन होगा। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि pH मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है। तो 7 से कोई भी पदार्थ यानी कि जितना अधिक कम होगा वह पदार्थ उतना ही अधिक खट्टा होगा। तो यानी कि pH मान 2 और 6 में सबसे अधिक अम्लीय यानी कि सबसे अधिक खट्टा पूछ रहा है। तो यहाँ पे pH मान 2 वाला पदार्थ होगा, जो कि बहुत ही 6 वाले pH मान की अपेक्षा बहुत ही अधिक खट्टा होगा पीएच मान 2 वाला पदार्थ। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा pH मान 2। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है क्या pH मान 8 वाले विलयन जल से अधिक भास्मिक होंगे। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हम लोग जानते हैं कि जल का pH मान 7 होता है, यानी कि जिसका भी pH मान 7 के बराबर होता है वह उदासीन होता है, जबकि यहाँ पे pH मान 8 दिया हुआ है। तो यह जल से अधिक भास्मिक होगा। तो आइए तो यानी कि भस्म का जो pH यानी कि pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पे 7 से अधिक है 8, तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हाँ, यानी कि यह जो कि जल से अधिक भास्मिक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में अम्लीय लवण, भास्मिक लवण तथा उदासीन लवण को चुने। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय लवण को हो जाएगा NaHSO4, चूँकि यह अम्लीय लवण हो गया। और दूसरा PbOH ग्रुप 2NO3, तो चूँकि यह भास्मिक लवण हो गया। और यह NaCl जो कि उदासीन। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब
चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला समीकरण Zn प्लस NaOH। तो यहाँ पे इसको समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पे पहले 2 लगा देंगे, यानी कि 2 लगा देंगे तो यहाँ पे समीकरण संतुलित हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि जस्ता को सोडियम है जो जस्ता को यहाँ पे विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पे बनेगा Na2, यानी कि Na2, यानी कि देखिए यहाँ पे Na2 है तो यहाँ पे 2Na, तो यहाँ पे Na2 हो गया। और इसको जब ये विस्थापित करेगा तो यहाँ पे Zn, यानी कि जस्ता O2, यानी कि O2। देखिए यहाँ पे 2O2 यहाँ पे था तो O2 हो गया, प्लस में यहाँ पे देखिए H2, हाइड्रोजन गैस यानी कि मुक्त हो गया। यानी कि आप लोग देखिए यहाँ पे ये समीकरण संतुलित हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे दूसरा समीकरण है CuSO4, यानी कॉपर सल्फेट, और NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे इसमें भी संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 आगे लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बनाएगा Na2SO4, यानी कि Na2SO4 प्लस Cu ग्रुप OH2। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 को होता है। तो यहाँ पे देखिए पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया। अच्छा, CuSO4 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे SO4 और Cu इधर आ गया, 2Na, यानी कि Na2 हो गया, चूँकि यह समीकरण संतुलित हो गया। तो यही बस लिखना था, तो आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग लिख लीजिएगा। तो अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में अम्ल का कौन सा तत्व धातु से विस्थापित होता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जस्ता था तो यहाँ पे Zn हो गया, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि संतुलित करने के लिए 2HCl यहाँ पे लिख देंगे। तो यानी कि HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, तो यहाँ पे HCl संतुलित करने के लिए 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ZnCl बनाएगा, यानी कि जस्ता क्लोराइड, और यहाँ पे H2 यानी कि H2 हो गया। तो शेष बचा तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, जो कि हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। तो यहाँ पे किसको हटा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक सूचक का नाम बताएं जो बिलियनों में विभिन्न हाइड्रोजन यानी कि H+ की सांद्रता के स्तर को बताने में सक्षम होता है। यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा लिटमस पत्र, जो कि यह बताने में मदद करता है कि ये अम्ल है कि क्षार है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में निर्मित एक गैस जल में घुलनशील है। इसके जलीय विलयन में फिनोल्फथलीन सूचक का एक बूंद डालने से विलयन का गुलाबी रंग हो जाता है। तो विलयन की प्रकृति बताइए, प्रकृति क्या है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जब जलीय विलयन में फिनोल्फथलीन सूचक को एक बूंद को डालेंगे तो विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। इसका कारण यह है कि वह पदार्थ यानी कि वह जो जलीय विलयन है वह कैसा है, तो वह क्षारीय है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्षारीय। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि दावाकरण जल की अवस्था में वॉशिंग सोडा अथवा धोने का सोडा एवं तुतिया का रासायनिक सूत्र बताइए। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं, यानी कि रासायनिक सूत्र लिखना है। यहाँ पे वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3 यानी कि धोने वाला सोडा। और ये तुतिया जिसको कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं, यानी कि तुतिया का दूसरा नाम है कॉपर सल्फेट, तो इसको हो जाएगा CuSO4। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को ठोस सोडियम कार्बोनेट में मिलाते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 है, यहाँ पे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और जब इसमें सोडियम कार्बोनेट यानी कि NO2CO3 यहाँ पे जब मिक्स करेंगे, दोनों को मिश्रण करेंगे, तो यहाँ पे
यानी कि अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे प्रतिफल के रूप में क्या बनेगा, तो Na2SO4 प्लस H2O यानी कि जल बनेगा और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विलयन में H+ यानी कि जलीय आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर उस विलयन के pH मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जब किसी आयनों में सांद्रता बढ़ाने के लिए उस विलयन का pH मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उस विलयन का pH मान घटेगा। यानी कि उस विलयन का जब H+ आयन बढ़ाएंगे यानी कि सांद्रता बढ़ाएंगे तो उस विलयन के pH मान जो कि घटता चले जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उस विलयन का pH मान घटेगा। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में जल के अणु त्यागने वाले जलयोजित लवण क्या कहलाते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि वायुमंडल में जल के अणु को त्यागने के जलयोजित लवण क्या कहलाते हैं, तो इसको अनाद्र कहते हैं। क्या चीज, अनाद्र। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों के संतोषजनक वृद्धि के लिए मिट्टी का pH मान कितना होना चाहिए। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि पौधों के स्वयं यानी कि अच्छे से विकास वृद्धि विकास के लिए मिट्टी का कितना pH मान होना चाहिए, तो 7 के आसपास। यानी कि ना ही ज़्यादा उदासीन होना चाहिए और ज़्यादा ही ना ही यानी कि ना ही लवण और क्षार होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। यानी कि 7 के पास आसपास इसका अर्थ होता है कि उदासीन होना चाहिए। अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है 2 सूचकों के नाम लिखे। तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हल्दी, चुकंदर, लाल गोभी का पत्ता, यदि कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है साधारण नमक में किस यौगिक को मिलाकर आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। यानी कि साधारण नमक को आयोडीन नमक बनाया जाता है किस यौगिक को मिलाकर, KiO3 या फिर Ki यानी कि पोटेशियम आयोडाइड या फिर KiO3। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रस्वेद लवण का सूत्र लिखे। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड है जो कि प्रस्वेद लवण होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल जल में क्या प्रदान करता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अम्ल जल में H+ यानी कि आयन प्रदान करता है। क्या चीज, तो आयन। आप लोग समझ गए होंगे और ऑल क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो जिन लोगों को भी यह वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।